हेलो दोस्तों, मैं जे.आर. माली आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री। और उसमें हमने पढ़ लिया था भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, इसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को ही कंप्लीट रूप से देखा था। और हम आज आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ उसी अध्याय 1 में, ठीक है, जिसका नाम है, हेडिंग है वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, कि भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही थी, तो वो हम देखेंगे कब, कि वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। इसमें हम देखते हैं कि भारत पहले कैसा था। तो भारत को पहले विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। तो किस दर्जा प्राप्त था? विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। और दूसरा, भारत आर्थिक दृष्टि से सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया थी। तो भारत आर्थिक रूप से क्या था? पहले सोने की चिड़िया थी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य अच्छी तरह से होता था। तो यहाँ पर पैसों की या काम की कोई कमी नहीं थी। तो सोने की क्या थी? चिड़िया थी। अथर्ववेद हमने पढ़ा था, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसे कहा गया है पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत भूमि को माता कौन से वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया। तो वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में तो पहले भारत क्या था? विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। अथर्ववेद में क्या कहा गया? पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया है। पहले बात क्या था? संपूर्ण विश्व को क्या मानता था? परिवार मानता था। तो भारत की पहली संस्कृति कैसी थी कि संपूर्ण विश्व क्या है? एक परिवार है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इसलिए हमारे संस्कृत में कौन सा श्लोक चलता है? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? पूरा वसुधैव यानी संसार क्या? कुटुंब यानी परिवार के समान है। और भारत में क्या की गई है? प्राचीन भारत में संपूर्ण मानव कल्याण की बात कही गई है। संपूर्ण मानव कल्याण की बात कही गई है। कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवे। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति है कि संपूर्ण परिवार विश्व को हम क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। और संपूर्ण मानव के कल्याण की कामना की गई। ऐसी नहीं है केवल एक व्यक्ति या अपने कल्याण की बात कही गई हो। अब इस टॉपिक थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार कैसे हुआ, या विश्व में कहां कहां संचार था? विश्व में संचार का मतलब हम कह सकते हैं कि विस्तार। विश्व में कहां कहां विस्तार। अब कोई भी संस्कृति होती है, कोई भी देश होता है, उसका विस्तार कैसे हो सकता है? हमने पढ़ा कि मुगल आए या मुस्लिम आए, उन्होंने सैनिक आक्रमण किए। क्या किए? सैनिक आक्रमण करके वहां पर अधिकार कर लिया। इस तरह उन्होंने इस क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया या विस्तार कर लिया। तो ये हो गया सैनिक आक्रमण। परंतु भारत का सैनिक आक्रमण ना होकर क्या था? सांस्कृतिक विस्तार या सांस्कृतिक प्रचार था। तो भारत का विश्व में संचार कैसा था? संचार सैनिक आक्रमण नहीं, अपितु सैनिक
आक्रमण नहीं अपितु अपितु सांस्कृतिक विनिमय के रूप में था। अपितु सांस्कृतिक विनिमय के रूप में था। विनिमय के रूप विनिमय के रूप में था कि हमारा ज्ञान विश्व तक पहुंचा। उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं के कारण भारतीय ज्ञान और भारतीय दर्शन को जानने की इच्छा जताई और उनके कुछ यात्री हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ यात्री धर्म प्रसार के लिए दूर दूर तक गए। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विश्व के कई देशों में अपने पुत्रों, अपने राजदूतों को भेजा। इस तरह भारतीय संस्कृति का विस्तार वहां पर फैल गया। जैसे तिब्बत था, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो वहां पर भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। रूस तक गया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक गया, श्रीलंका, कंबोडिया तक यहां पर गया। हमने यहां पर आक्रमण नहीं किया, परंतु बिना आक्रमण के हमारी संस्कृति वहां तक फैल चुकी थी। इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है? जो चीन की दीवार है, चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, विश्व की सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार का एक दरवाजा है, उत्तरी दरवाजा, उत्तरी दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? क्या प्रभु, क्या लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा, यक्षों के द्वारा परमेश्वर, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, परमेश्वर हमारी रक्षा करे। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ये पंक्ति कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो हमारा विकास, हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म था उसका प्रचार कहां तक होकर रखा था? चीन की जो दीवार है उस पर भी हमारा स्लोगन लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी क्या करे? रक्षा करे। आगे हमारी संस्कृति कितनी वैभवशाली थी इसके बारे में कुछ विदेशी इतिहासकारों ने अपने कोटेशन कहे। तो प्रमुख कथन या महत्वपूर्ण कथन, सबसे पहले एक व्यक्ति आता है मयूर। मयूर ने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा ये देखते हैं। भारत के, मयूर का कोटेशन है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य की भव्यता, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता, विविधता, डाइवर्सिटी और वनस्पतियों, वनस्पतियों के उत्पादन, उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं, उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं है। मयूर का कोटेशन है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है की भव्यता, विविधता, डाइवर्सिटी, जो वनस्पतियों के उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति का क्या कह सकते हैं हम, दवाइयों के लिए जो काम आती है, उसकी समूची दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। ये कथन किसका है? मयूर का। तो मयूर ने हमारे प्राकृतिक सौंदर्य, विविधता के बारे में क्या कहा है कि विश्व में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति थे सर वाल्टर, सर वाल्टर, सर वाल्टर ने क्या कहा है कि प्रथम मानव, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण, भारत खंड में हुआ है, भारत खंड में हुआ। तो मानव प्राणी कहां बना है? भारत खंड में, का निर्माण भारत खंड में हुआ है। सर वाल्टर उन्होंने क्या कहा है? प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ है। एक व्यक्ति थे कर्नल अलकॉट, कर्नल अलकॉट, इन्होंने क्या कहा? मानव संस्कृति का उद्गम,
इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मानव संस्कृति, मानव संस्कृति का उद्गम भारत वर्ष से हुआ है। सर वाल्टर ने क्या कहा कि प्रथम मानव प्राणी, जबकि अल्कोर ने क्या कहा, मानव संस्कृति का उद्गम भारत वर्ष से हुआ है। एक व्यक्ति थे वॉल्टेयर, इसके बारे में आपने सुना होगा, पत्रिका के पृष्ठ पे आता है। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, फिर भी आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। जब इसको ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, तो इनका कथन क्या था कि इस अमूल्य भेंट के कारण पूरा पाश्चात्य पूर्व का क्या रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। क्या आपने हमें इतनी अमूल्य भेंट दी है जिसके कारण पूरा पाश्चात्य यूरोप पूरे पूर्व एशिया की तरफ क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। और एक विद्वान है मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। तो एक अगले व्यक्ति है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कोटेशन है, यदि कोई मुझसे पूछे कि मानव अंतःकरण, यदि कोई मुझसे पूछे मानव अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता, वह शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची, वह शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची तथा संसार के गूढ़तम रहस्य, रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, तो मैं त्रिवार कहूंगा हिंदुस्तान में। कौन सा देश में हुआ है, सब हिंदुस्तान में। मैक्स मूलर का कथन क्या है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानव अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची तथा संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, तो मैं त्रिवार यानी 3 बार कहूंगा हिंदुस्तान में। और मैक्स मूलर क्या कहते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि जो पेरू देश है, पेरू देश कैसा है, सूर्यवंशी है। वहां पे किसकी पूजा की जाती है, सूर्यवंशी। हमारे यहाँ होते हैं ना चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, तो मैक्स मूलर का मानना है कि पेरू देश भी क्या है, सूर्यवंशी। अब हमारे प्राचीन भारत के बारे में एक जानकारी मिलती है कि जो अग्नि पुराण है, हमने पहले विष्णु पुराण देखा था जिसमें भारत की विशेषता बताई गई थी कि बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में। तो ये कौन सा है, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप किसका उपनाम है, भारत का ही उपनाम कौन सा है, जम्बू द्वीप। ये अग्नि पुराण में मिलता है। और समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को क्या कहते थे, समुद्र पार के भारतीय प्रदेश। तो समुद्र के पार भारतीय प्रदेश थे, समुद्र के पार भारतीय प्रदेश को द्वीपांतर कहा गया है, द्वीपांतर कहा गया है। द्वीप का मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ, वह भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी। अब द्वीपांतर द्वीपों के बाहर वाले जो समुद्र पार के जितने भी भारतीय प्रदेश थे उसको द्वीपांतर कहा गया है। और इस द्वीपांतर में कुल 9 द्वीप थे। कितने द्वीप थे, 9 द्वीप थे, जिसमें जावा, इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया के 2 द्वीप है, जावा और सुमात्रा। तो जावा, दूसरा सुमात्रा, तीसरा मलाया, फिर उसके बाद कम्बोज यानी कंबोडिया, श्याम, चंपा, बर्मा,
लंका। ये कुछ द्वीप थे जो कहां पर किसमें सम्मिलित थे, जो द्वीपांतर द्वीप में सम्मिलित थे, 9 थे, जिसमें प्रमुख कौन सा, जावा, सुमात्रा, मलया, कम्बोज, श्याम, चंपा, बर्मा और लंका। एक इतिहासकार हुए हैं सिल्वेन वैली। सिल्वेन वैली ने इसके लिए क्या, इन द्वीपों के लिए क्या सब नाम दिया है, भारतीय द्वीप समूह। द्वीपांतर को क्या कहा गया है, सिल्वेन ने क्या कहा, भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह कहा गया। और आपको पता होगा, जब हमने पढ़ा था साहित्यिक विदेशी स्रोतों में, अरबी पढ़ रहे थे, अरबी साहित्य, जिसमें एक व्यक्ति था मसूदी। मसूदी ने क्या कहा था कि भारत का साम्राज्य या भारत का विस्तार किसमें है, जल में भी है और समुद्र में भी है। जल और समुद्र, सॉरी जल हो गया, जल और स्थल दोनों पर भी है, जल और स्थल दोनों पर है। तो मसूदी ने क्या कहा, भारत कहां तक फैला हुआ है, जल में भी है और स्थल में भी है। तो भारत की साम्राज्य या संस्कृति का विस्तार कहां कहां तक था, तो सांस्कृतिक भारत की सीमा, सांस्कृतिक भारत की सीमा, सांस्कृतिक भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर, सीमा अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया तक थी, संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया। यहां तक भारतीय साम्राज्य की, सांस्कृतिक साम्राज्य की क्या थी, सीमा थी। पूर्व पश्चिम में हमारा अफगानिस्तान और पूर्व में संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया, जहां पर जो हमने देश पढ़े, जावा, सुमात्रा, मलया, कम्बोज, ठीक है, लंका, ये सब हमारे सांस्कृतिक साम्राज्य के अंदर आते हैं। क्योंकि हमने पहला अंगकोर वाट मंदिर कहां पर है, कंबोडिया में, जावा में बोरोबुदुर द्वीप। देखिए भारतीय संस्कृति का फैलाव, उत्तर में जो हिमालय पार जब फैला तो इस समय था रूस, रूस का भी कौन सा, साइबेरिया, साइबेरिया तक हमारा यहां पर था। रूस का जो भाग बर्फ से ढका रहता है क्या, साइबेरिया, रूस, तिब्बत, रूस, तिब्बत, उत्तरी चीन, हमने देखा चीन की दीवार पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। मंगोलिया, जहां से मुगल या मंगोल आए थे, मंगोलिया, और मंचूरिया, मंचूरिया एक द्वीप है जिसके अधिकार को लेकर चीन और जापान में हमेशा तनातनी रहती है। पश्चिम में देखो हमारे कौन कौन से हैं, गांधार, पर्शिया यानी फारस, ईरान, इराक, अरब, इन सब क्षेत्र में भारतीय संस्कृति पहुंची। और बाद में पश्चिम में जब मुस्लिम धर्म का विकास हुआ तो मुस्लिम धर्म का धीरे धीरे विकसित होते हुए इस जगह पर भारतीय संस्कृति विलुप्त होती गई है। और वर्तमान में अफगानिस्तान में भी कुछ क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियां मिली है, जिसे तालिबान ने नष्ट कर दिया है। और तुर्की तक भी भारतीय संस्कृति का विकास होके रखा। जो सुसंस्कृत आर्य थे वे भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल व स्थल मार्गों से पहुंचे थे। जो कहा जाता आर्य कहां के थे, सप्त सिंधु प्रदेश भारत के थे, जहां के सप्त सिंधु था। और यहां से उन्होंने आर्य संस्कृति का विकास भारत के बाहर जल से भी गए और स्थल से भी गए। जैसे कौंडिन्य नामक एक व्यक्ति था, कौंडिन्य नामक कहां गया, इन्होंने बाहर जाके फुनान संस्कृति का विकास किया। फुनान संस्कृति का क्या किया, निर्माण किया। तो पूछे फुनान संस्कृति का निर्माण किसने किया, कौंडिन्य ने किया। एक व्यक्ति था अश्ववर्मन, अश्ववर्मन कहां पहुंच गया, बोर्निया। उन्होंने बोर्नियो संस्कृति का विकास किया।
एक जगह थी चंपा और अनाम। चंपा और अनाम में बलाढ्य हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ। तो वहां पर चंपा और अनाम में कौन सा साम्राज्य था? बलाढ्य हिंदू साम्राज्य। बलाढ्य हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ। तो कौंडिन्य ने किसका निर्माण किया? फुनान संस्कृति। अश्ववर्मन ने बोर्नियो। चंपा और अन्नाम में कौन सी संस्कृति? बलाढ्य हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ। सुमात्रा, सुमात्रा कौन सा? इंडोनेशिया का एक द्वीप है। सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य का उदय हुआ। कौंडिन्य फुनान गया, अश्ववर्मा बोर्नियो गया, चंपा और अन्नाम में बलाढ्य हिंदू साम्राज्य उदय हुआ। सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य का निर्माण हुआ। और एग्जांपल देखें तो जावा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जावा में शक काल गणना आज भी प्रचलित है। इसका मतलब समझते हो कि हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है, शक कैलेंडर, भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कुशांश कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ये आज भी कहां पर प्रचलित है? जावा में। और हमारे सबसे वर्तमान में देखें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, आचार व्यवहार, में भारतीय परंपरा आज भी झलकती है। तो हम देखते हैं कि भारतीय वैभव कितना प्राचीन था। तो हमारा तो वापिस देखते हैं इसके अंदर जहां से हमने शुरुआत की थी, वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। इसके अंदर देखो कि भारत पहले विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। भारत क्या थी? सोने की चिड़िया थी। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को क्या कहा गया है? माता कहा गया है। ठीक है, ये सब हमने चीजें देखी। और हमने ये भी देखा भारतीय संस्कृति के बारे में मयूर का क्या कथन था, सर वाल्टर का क्या कथन था, कर्नल अल्कोट का क्या कथन था। इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में अपना मत दिया, क्योंकि ये विदेशी थे, भारत में आए और भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। और भारतीय संस्कृति का विस्तार कहां तक था? सांस्कृतिक विस्तार, जो सैनिक आक्रमण ना हो, संस्कृति का विस्तार था। भारतीय संस्कृति विदेशों में पहुंची और वहां पर भारतीय परंपरा का निर्माण किया और वहां पर लोग बसने लगे। वो कहां से कहां तक थे? अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में। और संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के लक्षण आज भी झलकते हैं। जैसे कौंडिन्य नामक व्यक्ति कहां पहुंचा था? कौंडिन्य नामक व्यक्ति फुनान संस्कृति कंबोडिया पहुंचा। एक लिखना भूल गए, कंबू कहां पहुंचा था? कंबोडिया पहुंचा। सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य का उदय हुआ। जावा में शक काल गणना आज भी प्रचलित है। तो ये तो हमारा एक तो छोटा सा टॉपिक था, भारतीय संस्कृति का वैभवपूर्ण अतीत या भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। ये यहाँ पर पूरा होता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तब हमारा उत्साह और बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।